क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव केवल पूर्वी तट पर विस्तृत है। और दूसरा है कि मैंग्रोव लकड़ियों में व्यापित टैनिन के परिणामस्वरूप ज़्यादा टिकाऊ यानी मजबूत होते हैं। और मैंग्रोव जो है मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और मधुमक्खी पालन को प्रश्रय देते हैं। तो तीसरा और दूसरा सही है, एक गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ केवल पूर्वी तट की बात कर रहा है, जबकि मैंग्रोव पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पतियों की बात करें या मैंग्रोव की, तो यह वृक्ष संकुल पादप समुदाय के हैं जो समुद्र और भूमि के बीच पाए जाते हैं। ये लवणीय दलदल, ज्वारीय खाड़ी, कीचड़ युक्त भूमि और नदी मुहाने के तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। इस वर्ग में पौधों को कई लवण सहनशील प्रजातियां शामिल हैं। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों, न कि सिर्फ पूर्वी तटों, इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड में कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। पूर्वी तट पर पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, दूसरा गंगा का डेल्टा, ओडिशा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। पश्चिमी तट पर कच्छ वनस्पतियां क्षेत्र जो है कच्छ की खाड़ी हो गई, खम्पात की खाड़ी हो गई, सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने, वही मुंबई, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, केरल के कोझिकोड और कोट्टायम में मौजूद है। टैनिन की बात करें तो टैनिन यह उच्च मात्रा के कारण कच्छ वनस्पतियों की लकड़ी टिकाऊ होते हैं। और कच्छ वनस्पतियों की छाल से निकाले गए टैनिन, यानी कि जो छाल में जो टैनिन पाया जाता है, इसका उपयोग जो है चमड़ी की टैनिंग के लिए, मछली के जाल, फंदा आदि को मजबूती बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्छ वनस्पतियां मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और मधुमक्खी पालन को प्रश्रय देते हैं। तो कच्छ की जो वनस्पतियां हैं मधुमक्खी पालन के लिए आश्रय स्थल हैं। अगर हम बात करें यहाँ वार्षिक शहद प्रोडक्शन की, तो 111 मिलियन वार्षिक शहद का उत्पादन अकेले कच्छ में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेगिस्तान पारिस्थितिकीय तंत्र की विशेषताएं हैं। अब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? भारत में तो राजस्थान है, तो हम राजस्थान को आइडिया लेकर करेंगे। पहला कह रहा है कि यहाँ जो तंत्र पाया जाता है उसमें पौधों की पत्तियाँ ना होना या आकार में छोटा होना, या तो पौधे की पत्तियाँ नहीं होती या जो होती हैं तो आकार में छोटा होता है, ये सही है। दूसरा, जड़ प्रणाली सुविकसित नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, इनकी जड़ प्रणालियाँ सुविकसित होती हैं। तीसरा कह रहा है कि पशु और पक्षियों के पैर समान रूप से लंबे होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1/3। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, या फिर कभी कभी ऐसे गर्म क्षेत्र जहां अधिक वर्षा होती है लेकिन वार्षिक चक्र में वितरण असमान होता है, ये मरुस्थल का निर्माण करते हैं। जैव क्षेत्रों का वातावरण ऊंचाई और अक्षांशों द्वारा प्रभावित होता है। जो वायु क्षेत्र होता है ये क्या किससे प्रभावित होता है? एक ऊंचाई से, दूसरा अक्षांशों से। जहाँ उच्च ऊंचाई और भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर अवस्थित मरुस्थल ठंडे होते हैं और भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के निकट जो मरुस्थल होते हैं वो गर्म होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि मरुस्थल 2 टाइप का होता है, एक जो है उष्ण होता है और दूसरा क्या होता है, एक शीत होता है। शीत मरुस्थल होता है। तो मरुस्थलीय पौधे निम्न तरीकों से स्वयं के लिए जल का संरक्षण करते हैं। पहले क्या करता है कि ये अधिकांश रूप से झाड़ियों के रूप में होते हैं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। दूसरा, इनमें पत्तियां नहीं होती और अगर होती भी हैं तो इनका आकार छोटा होता है।
ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कुछ पौधों के तनों में भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। किसमें? जो पौधों के तने होते हैं, न सिर्फ पत्तियों में, पौधों के तनों में भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं सुविकसित होती हैं, जिससे ये अधिक गहराई में जाकर जल को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही यहाँ जो पशु रहते हैं वो शारीरिक और व्यवहारिक रूप से मरुस्थलीय जो स्थितियाँ हैं उनको अडॉप्ट कर लिए हैं, जिनमें ये सबसे तेज धावक होते हैं। यहाँ जो जानवर रहते हैं तेज़ी से दौड़ते हैं। दूसरा, दिन के समय सूर्य की गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी रात्र में निकलते हैं। और ये निम्न जलयुक्त मूत्र विसर्जित करके शरीर में पानी को स्टोर करते हैं। शरीर को गर्म भूमि से दूर रखने के लिए यहाँ जो पशु पक्षी होते हैं इनके पैर के प्राय लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव फिर से आ गया। पहला है कि इसे तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। ये तटीय सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सही है। दूसरा, ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव को तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, क्योंकि ये मानव जीवन और वनस्पति पर पड़ने वाले चक्रवाती तूफान, जैसे तूफान हो गया, हरिकेन हो गया, झंझावात, सुनामी के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे 2004 की सुनामी आई थी, ठीक है। ये मैंग्रोव केवल भूमध्य रेखा के निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकते। ये उन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं जहाँ समुद्री जल के साथ स्वच्छ या अलवणीय जल का मिश्रण होता है और जहाँ तलछट कीचड़ के जमाव से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। और अगला है कि पॉलिप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। दूसरा कि सनस्क्रीन जो हम सनस्क्रीन का यूज करते हैं, ये रसायन, इनमें जो रसायन पाया जाता है वो प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए प्रभावित करते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। तो तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। कोरल अकशेरुकीय जीव होते हैं जो रंगीन जीवों के एक बड़े ग्रुप से संबंधित है, जिन्हें नाइडेरिया कहा जाता है। और इन्हें कठोर प्रवाल या फिर कोमल प्रवाल, हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। कठोर प्रवाल अपने आसपास के समुद्र जल से कैल्शियम ग्रहण करके, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम ग्रहण करते हैं और सुरक्षा और विकास के लिए कठोर संरचना बनाने के लिए उपयोग करते हैं किसका? कैल्शियम का। साथ ही प्रवाल भित्ति लाखों कार्बोनेट्स द्वारा निर्मित होते हैं जो विशाल कार्बोनेट संरचनाओं का निर्माण करते हैं। प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र जीवित संरचना है, लिविंग स्ट्रक्चर है, जो कि पृथ्वी में सबसे बड़ी है और स्पेस से भी दिखाई देती है। प्रवाल पॉलिप और जुजेंथली के बीच एक संबंध पाया जाता है। प्रवाल पॉलिप क्या करता है? ये कोशिकीय श्वसन के उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जुजेंथिल कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। इसमें शर्करा, लिपिड और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो जुजेंथिल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। अगला है, जो सनस्क्रीन में केमिकल पाए जाते हैं ये कोरल ब्लीचिंग के कारण होता है और इनकी वृद्धि को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता NPP
नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की एक दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता और पादप के श्वसन के दौरान इसमें जो अंतर होता है वह शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी NPP कहा जाता है। तो अगर हम क्या करें, GPP से छाती को माइनस कर दें तो हमारे पास NPP प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो NPP होता है, तापमान, जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रकाश ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की दक्षता से प्रभावित होता है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय पौधे जहाँ वर्षावन पाए जाते हैं में पानी, प्रकाश, उच्च तापमान आसानी से मौजूद होता है, इसलिए इन वनों में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता बहुत अधिक होती है। महाद्वीपीय जो शेल्फ होते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गहरे सागरों की तुलना में अधिक होती है और महासागरों में महाद्वीप की तुलना में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम मात्रा उपलब्ध होती है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो जो महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पाया जाता है, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। लेकिन अगर महासागरों की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जल सतह से ऊपर 200 मीटर की गहराई तक ही प्रकाश पहुंच पाता है और अधिकतर प्रकाश संश्लेषण इसी बीच में हो पाता है, इसलिए इनकी जो प्रोडक्टिविटी है कम होती है महाद्वीपीय शेल्फ के तुलना में। अतः प्राथमिक उत्पादकता महासागरों में कम है क्योंकि सौर विकिरण सतह के स्तर पर अवशोषित हो जाता है और इसकी बहुत कम मात्रा महासागर की गहराई तक पहुंच पाती है। रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में कम वर्षा, यहाँ वर्षा कम होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम, और वनस्पतियाँ भी कम होती हैं, इसलिए यहाँ का NPP भी कम होता है। ज्वार नदमुख की बात करें, यह खारे पानी का आंशिक रूप से तटीय निकाय है जिसमें एक या एक से अधिक नदियों का बहाव होता है। जब मानव क्रियाओं के द्वारा ज्वार नदमुखों का सुपोषण, हमने जो यूट्रोफिकेशन पढ़ा था, अब यूट्रोफिकेशन में वृद्धि होती है तब इनकी NPP भी बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन में वृद्धि होने से क्या होता है, NPP बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन वर्षा वनों की तुलना में यहाँ की NPP कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर बेटभूमि कौन शामिल है। यह क्वेश्चन तब बना था जब डल झील को शामिल नहीं किया गया था। अब इस समय डल झील भी 2021 में शामिल कर लिया गया था, तो इसमें जितने भी रामसर साइट हैं सभी के सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। वीडियो के लास्ट में हम एक रामसर साइट लिस्ट बनाएंगे जिसमें 75 के 75 एक जगह प्राप्त हो जाएंगे। कुछ रामसर साइट जान लेते हैं। तो अष्टमुड़ी, सष्टमकोट्टा और वेम्बनाड ये कहाँ हैं, केरल में है तीनों। भोज मध्य प्रदेश में है। चंद्रटाल, पोंग बांध और रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में है। भीतरकणिका मैंग्रोव उड़ीसा और चिल्का झील ये भी उड़ीसा में है। दीपोर बिल ये असम में है। पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हरिके हो गया, कांजली हो गया, रोपड़ हो गया, नागल हो गया, केशोपुर मियानी हो गया और ब्यास संरक्षण रिजर्व ये सभी के सभी पंजाब में है। होकेरा
सुरिनसर और मानेसर ये जम्मू कश्मीर में है। सोमेरी और सोमोरीरी झील लद्दाख में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। पॉइंट कलीमर वाइल्ड लाइफ और पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। क्वेश्चन आया हुआ है सारे। सांभर झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, राजस्थान में है। फिर जो ब्रज घाट से नरोरा तक नरोरा बांध भी है, ऊपरी गंगा का है। सरसई नवर है, पार्वती आगरा है, समन है, समसपुर है, सांडी है, नवाबगंज, ये सभी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नंदुर मद महेश्वर महाराष्ट्र में पाया जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो यह कह रहा है कि इसे ब्रिस्बेन में करार किए जाने वाले सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया था। दूसरा, गाद व अवसादन के कारण चिल्का झील को इसमें शामिल किया गया था। तो अगर हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो रामसर के लिए ICU का काम करता है। जो रामसर स्थल खराब स्थिति में होते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। तो आंसर सी होगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची है, एक रामसर कन्वेंशन में शामिल आर्द्रभूमियों का एक लेखा है, जहाँ क्या होता है, यहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकीय स्वरूप में जब परिवर्तन आ जाता है या आ रहा होता है या फिर आने की संभावना होती है, तो इसमें रख दिया जाता है स्थलों को। ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का संचालन इसी के रूप में होता है और इसे 1996 में ब्रिस्बेन में अपना लिया गया था। भारत में 3 वेटलैंड जो थे, इसमें केवलादेव राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर और चिल्का झील उड़ीसा, 3 रामसर साइट को शामिल किया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब चिल्का झील अपने आप को सुधार आ गया तो इसमें 2002 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। वर्तमान में 2, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो है शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनों के नियामक कार्यों के लिए रेगुलेटिंग सर्विस जो वन प्रोवाइड कराते हैं इनकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो ये सूखे की रोकथाम नहीं करते, मृदा व जल संरक्षण नहीं करते। नियामक के तहत बात कर रहे हैं, ये गैसों का भंडार और निर्मुक्तिकरण का कार्य करते हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। वनों के प्रमुख कार्यों में क्या क्या शामिल है? एक उत्पादक कार्य है, प्रोडक्शन होता है। दूसरा सुरक्षात्मक कार्य है, इसमें जल और मृदा संरक्षण, ये सुरक्षात्मक कार्य में होता है, न कि रेगुलेटरी में। सूखे की रोकथाम, कोलाहल और गंध पर कंट्रोल करना। नियामक कार्य में क्या होता है? अवशोषण, गैसों का भंडारण व निर्मुक्तिकरण, खनिज तत्व का विकिरण, ऊर्जा आदि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर यह कहाँ है? हिंद महासागर में खरा किसी भी प्रकार की प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा, अल नीनो ग्रेट बैरियर रीफ की प्रवाल विविधता के लिए खतरा है और दुनिया भर में ठंडे जल के प्रवाल का क्षेत्रफल उथले जल की प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। लाल सागर की प्रवाल भित्तियाँ हिंद महासागर के सबसे उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। लाल सागर में प्रवाल की लगभग 300 जो कठोर प्रजातियाँ पाई जाती हैं दर्ज की गई हैं। अल नीनो की बात करें तो ये चरम सतही जो समुद्र का तापमान है इस बढ़ने के कारण ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे है, खतरे का सामना कर रहा है।
अल नीनो क्या करता है, विश्व भर की अनियमित ठंड या गर्म समुद्री तापमान का कारण होता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ की विविधता प्रकृति को खतरे में डाल रहा है। प्रवाल भित्तियों की बात करें, यह ठंडे जल से लेकर उथले उष्णकटिबंधीय जल तक संपूर्ण महासागर में पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार उथले जल की प्रवाल भित्तियों जो है ठंडे जल की प्रवाल भित्तियों से कम है। अगला क्वेश्चन मैंग्रोव वन के बारे में बात करता है कि मैंग्रोव वन का केवल खारे पानी में ही पनप सकते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में ही पनप सकते हैं। दूसरा कह रहा है बांस और नारियल मैंग्रोव की वनस्पतियाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कुल मैंग्रोव वनस्पति के प्रतिशत की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सुंदरवन, उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। मैंग्रोव वन तटों तथा नदियों के ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं में उगते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी यह पाए जाते हैं, इसलिए इसे कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। बात करें नारियल, ताड़, बांस, सुंदरी और मैंग्रोव की वनस्पतियां हैं। पूर्वी तट क्षेत्र में पाए जाने वाले ताड़ के वन तथा पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले नारियल के वन ज्वारीय वन में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपघटन, डिकम्पोजर। अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, सही है। फिर कह रहा है कि सभी जैव भू रासायन चक्र बाधित हो जाएंगे, सभी कह रहा है, सभी बाधित नहीं होंगे, कुछ बाधित हो सकते हैं। अगला कि पोषण के अभाव में वनस्पतियां मर जाएंगी, ये भी सही है। और पोषण तत्व मृत पदार्थों में फंसे रह जाएंगे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर 1, 3 और 4 हो जाए। अपघटन प्रकृति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपघटन के फलस्वरूप क्या होता है, जो मृत पदार्थों में फंसे पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं और उनका चक्रण संभव हो पाता है। अपघटन मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं और कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सिंपल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, जिनसे पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। यदि अपघटन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो पौधों का पोषण नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही नए जीवन के लिए पोषण की जरूरत होती है। अपघटन प्रक्रिया के अभाव में कुछ जैव भू रासायन चक्र अवश्य बाधित होंगे, जैसे कार्बनो चक्र, परंतु सभी भू जैव रासायन चक्र बाधित नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन की समस्या से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रभावों को जन्म दिया। उनके प्रभावों के संदर्भ में बात करते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, निर्वनीकरण बढ़ रहा, उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला कि फलों और फूलों के परागण में प्रभाव पड़ेगा, सही है। दूसरा, जल के भूमिगत संचयन प्रभावित होगा, ये भी सही है। खाद्य स्फीति यानी फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, ये भी सही है। और कृषि पैदावार भी प्रभावित होगा, ये भी सही है। तो निर्वनीकरण के प्रभाव के संदर्भ में वनों की कटाई के कारण क्या होता है, वनों पर निर्भर रहने वाले कीड़ा मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है। इन कीटों की कम संख्या के कारण फलों और फसलों का परागण नहीं हो पाता, जिससे कृषि फसलों के कारगर परागण असमर्थ हो जाते हैं और खेतिहर पैदावार में भी कमी आती है। मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इससे फूड क्राइसिस या फूड सिक्योरिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वन वर्षा जल के भूमिगत संचयन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं और इनकी अनुपस्थिति में वर्षा का जल सीधे आसपास की नदियों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है फिर प्रवाल आ गया, कोरल आ गए, जिनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परतों से होता है। ये 30 नॉर्थ और 30 साउथ डिग्री में पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सर्वेक्षण में पाया गया है कि विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है। इसके लिए जिम्मेदार प्राकृतिक कारकों की बात की जाए तो कौन कौन से प्राकृतिक कारक जिम्मेदार है। एंथ्रोपोजेनिक की बात नहीं कर रही, प्राकृतिक कारक की बात की जा रही है। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन सा है, ये तो तटीय विकास
नहीं होगा क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक है। दूसरा समुद्री पोल्यूशन, जब मानव का अतिक्रमण होता है तो समुद्री पोल्यूशन होता है, ये भी नहीं होगा। एल नीनो नेचुरल है और हरिकेन भी नेचुरल है, तो आंसर एक सही हो जाएगा। एल नीनो और हरिकेन दोनों वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं जो जलवायु दशाओं पर निर्भर करती हैं, जो प्रवाल विरंजन के लिए प्राकृतिक रूप से उत्तरदायी हैं। समुद्री प्रदूषण और तटीय विकास की बात की जाए तो ये प्रवाल विरंजन के मानवीय कारकों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है अनूप स्वैम्प, एक स्वैम्प डियर की बात की जाएगी, और मार्स यानी कच्छ के संदर्भ में। अनूप एक ऐसी वेटलैंड है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते, ये सही है। दूसरा, कच्छ को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। ये आर्द्र भूमि वन तो कहा जाता है, लेकिन ये स्थिर पानी से संबंधित है, और जो अनूप है ये नदियों व झीलों के किनारे हो सकते हैं, तो आंसर एक सही हो जाएगा। अनूप की बात करें तो यह आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है, और यह नदियों व झीलों के किनारे भी हो सकते हैं। कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है, और इसमें पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्ते व तने पानी के बाहर होते हैं। दोनों प्रकार की भूमि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तीव्र करते हैं। 15 से 18 के 20 के आसपास है। कवक विषम पोषी पोषण प्रणाली, कवक क्या कह रहा है कि कवक विषम पोषी प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कवक फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तो विषम पोषी कैसे हो गए? नहीं सॉरी, कवक जो है डिकम्पोजर होते हैं, एक तरह से डिकम्पोजर होते हैं, और यह मृत जीवी प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर अमल बेल की बात की जाए तो अमर बेल विषम पोषी पोषण प्रणाली होता है, क्योंकि यह दूसरे पर निर्भर रहता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। तो पादप वर्ग में कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, जिनमें अमरबेल एक उदाहरण है। यह एक रस्सीनुमा पादप है जो किसी वृक्ष के तने और शाखाओं में लिपटे रहते हैं और उस पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। अतः अमरबेल विषम पोषी प्रणाली द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही कवक मृत विघटनकारी डिकम्पोजर वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः यह मृत जीवी पोषण प्रणाली द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। लाइकेन के अंतर्गत कवक और शैवाल दो अलग जीव होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और वह अपना भोजन बनाने में कैपेबल होता है। कवक शैवाल को आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार से इनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है लाइकेन में। अगला क्वेश्चन है कि हमें सुमिलित देखते हैं कौन सा सुमिलित है। तो माधव गाडगिल कमेटी, ये पश्चिमी घाटों के प्रोटेक्शन से संबंधित कमेटी थी। इंजेती श्रीनिवास कमेटी राष्ट्रीय खेल कोड से संबंधित था और कस्तूरी रंगन कमेटी पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित था, तो आंसर डी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट 1500 किलोमीटर लंबी जैव विविधता संपन्न भूगर्भीय रचना है। ये पश्चिमी घाट है। देखा जाए तो गुजरात से लेकर केरल तक 1500 किलोमीटर। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है और खनिजों से समृद्ध है। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए और अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, खनन और अनियंत्रित विकास को बचाने का प्रयास है। अगर देखा जाए ESA, तो ये पश्चिमी घाट के जैव विविधता के जांच के लिए 2 कमेटी गठित किया गया था। एक गाडगिल कमेटी थी और दूसरा कस्तूरी रंगन कमेटी थी। कस्तूरी रंगन जो है इसरो के साइंटिस्ट भी थे
और गाडगिल जो है पर्यावरणविद थे। तो इन दोनों कमेटियों ने क्या क्या रिकमेंड, गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो 1500 किलोमीटर का संपूर्ण पश्चिमी घाट है इसको यह इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए और यहाँ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर दूसरी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसने कहा कि जितना क्षेत्र है इसका 37% भाग को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेंसिटिव क्षेत्र जो है घोषित किया जाना चाहिए। और जो इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, यह राष्ट्रीय खेल विकास कोड के लिए थी। कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं तो कोरल ब्लीचिंग किसे कहते हैं? यह अत्यधिक उच्च या निम्न ताप, अवसाद, चरम या निम्न ज्वार यानी एक्सट्रीम लो टाइड का परिणाम है। सही है। और इसके परिणाम स्वरूप कोरल समाप्त हो जाता। कोरल समाप्त नहीं होता, वो अपने ऊपर से जो है शैवालों को हटा देता है। कोरल ब्लीचिंग केवल उच्च तापमान का परिणाम नहीं बल्कि निम्न ताप का भी परिणाम है, यानी कोरल सिर्फ हाई टेम्परेचर से नहीं होता, अगर लो टेम्परेचर है तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। ठीक है। कोरल ब्लीचिंग कोरल का सफ़ेद रंग हो जाना है मगर वे समाप्त नहीं होते। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, इस वजह से हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ में क्या क्या शामिल किया गया था? एक CFC था, हैलोन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म था, HCFC था, BFC21B2 था और HBFC था, ब्रोमोकार्बन था। यह कब अपनाया गया था? किगाली सम्मेलन हुआ था। इसमें कहा गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को शामिल करने के लिए समझौता हुआ और यह समझौता अभी प्रभावी नहीं हुआ। किगाली समझौता अभी प्रभावी नहीं हुआ। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ना तो ओजोन का क्षरण करती है और ना ही नाइट्रोजन ओजोन का क्षरण करती है। तो मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल के तहत आठ ओजोन क्षयकारी पदार्थों को शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नील हरित शैवाल के बारे में बात करते हैं। पहला है कि ये परपोषी रोगाणु है, ये बीमारी नहीं है, ये महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। हाँ। अगला, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। और इनमें खुद शैवाल विषैले तत्व का उत्सर्जन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, टॉक्सिक है, ये भी सही है। आंसर 2, 3 और 4 होगा। नीलहरित शैवाल के बारे में बात करें तो ये सरल और आदिम जीवन का रूप है, ये बैक्टीरिया से संबंधित है। नीलहरित शैवाल को आहार, प्रोटीन, विटामिन बी और लौह के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ये वजन घटाने में, मधुमेह, तनाव और थकान, चिंता, अवसाद और मासिक धर्म से संबंधित सिंड्रोम तथा अन्य महिला स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है। नीलहरित शैवाल कई विषों का उत्पादन भी करता है, लेकिन जो 2 प्रकार के विष हैं इसमें माइक्रोसाइस्टीन है और एनाटॉक्सिन ए है। ये 2 विषैले विषाक्त हैं। माइक्रोसाइस्टीन मानव और जानवरों की विषाक्तता के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विषैला पदार्थ है। और साथ ही एनाटॉक्सिन ए एक क्या है? न्यूरोटॉक्सिन है। इससे क्या होता है? सुस्ती हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, भ्रम होता है, स्मृति मेमोरी लॉस होती है और लास्ट में मृत्यु का कारण बन जाता है। साथ ही यह यूरिया की तुलना में काफ़ी अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी उत्पादकता
प्रोडक्टिविटी में। तो जो महाद्वीपीय, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, यहाँ की उत्पादकता महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, दलदली भूमि की सकल प्राथमिक उत्पादकता, जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट GPP कहते हैं, सर्वाधिक होती है। यह भी सही है, तो आंसर सी होगा। अपराध खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। अपराध में वो शामिल किए जाते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक करने वाले होते हैं। अपराध खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपराध खाने वाले जीवों और अन्य परभक्षियों में पहुंचती है। अगला कह रहा है कि निम्न कौन रामसर स्थल नहीं है। तो रामसर में कौन कौन से नहीं है? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह रामसर में शामिल किया गया है। दूसरा, चंद्रताल है, यह भी चालू किया गया है। और चिल्का है, यह भी शामिल किया गया है। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नेशनल पार्क है ये, इसको रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया। सवाना पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, यहाँ उच्च वन घनत्व की उपस्थिति के कारण बितान का निर्माण होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यहाँ अत्यधिक वनाग्नि प्रभावी तंत्र है, यह सही है। और यहाँ जल की उपलब्धता मौसमी होती है, ये भी सही है। बितान की बात करें तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अधिक ऊंचाई के होते हैं, और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम ही पहुँच पाती हैं। दूसरा, यहाँ के जो जीव होते हैं वो अधिकतर अपना आवास वृक्ष की शाखाओं में बनाते हैं, इस वजह से यह बितान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह सवाना पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाया जाता। सवाना एक मिश्रित वन और घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ घास के मैदान के बीच में वृक्षों की उपस्थिति होती है। यह एक वन और रेगिस्तान के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा होती है और जल की उपलब्धता मौसमी होती है, हमेशा जल की उपलब्धता नहीं होती। साथ ही यह वनाग्नि के प्रति संवेदनशील होते हैं, यहाँ वनाग्नि अधिक लगती है। अगला है कि भारत में कौन कौन से जीवोम पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती जीवोम पाया जाता है, बायोम। कोणधारी या शंकुधारी बायोम पाया जाता है। अल्पाइन बायोम पाया जाता है और घास भूमि बायोम पाया जाता है। सभी बायोम पाए जाते हैं। बायोम बृहद पारितंत्र होता है जहाँ पादप, जंतु, कीट और मनुष्य एक विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट में पाए जाते हैं। कोणधारी वन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अल्पाइन बायोम ऊपरी हिमालय में पाया जाता है और घास भूमि हिमालय के निचले भागों या तराई द्वार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। पहला कह रहा है कि अमरबेल नामक पौधा, अमरबेल परपोषी होता है, कीटों का भक्षण करता है और बहुत से छोटे जंतुओं को पकड़कर उनका भक्षण करता है। नहीं, इसे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों को खाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु इन कीटों को पकड़ते हैं, यह सही है। और नेपेंथीज, ड्रोसेरा आदि अन्य प्रमुख कीटभक्षी पौधे हैं, यह भी सही है। कीटभक्षी पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं बनाती हैं, जिनके सहायता से वे कीटों एवं छोटे जंतुओं को पकड़ लेते हैं और इन कीटों को पचाकर वे उनसे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें नेपेंथीज, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधे हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, यह न तो कीटभक्षी है। कुछ आवृतबीजी अपने भोजन का स्वयं पूरी तरह से निर्माण नहीं कर पाते और आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। जब कीड़े मकोड़े यहाँ आके बैठते हैं
तो ये अपने आप को ढक लेते हैं और कीड़े अंदर फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते, और यही अंदर ये कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए इनको खाते हैं। इस वजह से इन्हें कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोरल ब्लीचिंग के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसमें टेम्परेचर यानी अधिक टेम्परेचर और निम्न तापमान दोनों भी हानिकारक हैं। दूसरा, सौर विकिरण अवसादन हो रहा तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, और अगर अकार्बनिक पोषक पदार्थ हैं तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। तो सभी सही है। कोरल के लिए उपयुक्त दशाओं में 20 से 21 डिग्री का तापमान होना चाहिए। इससे अधिक तापमान या कम ताप होने पर कोरल ब्लीचिंग होने लगता है। दूसरा, प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, इसलिए अधिक सौर विकिरण उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरा, यदि मुख उनका बंद हो जाए, अवसादन, जब नदियाँ अपने साथ जो है मिट्टी बहाकर लाती हैं, अगर उनसे इनका मुख बंद हो जाए और वो मर जाते हैं। अगला, अकार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में प्रवाल के लिए विरंजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जो प्रवाल होता है, कोरल होता है, जब पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो जो जेंथिली होता है, जो रंगीन कलर होता है, कोरल इन्हें अपने ऊपर से हटा देता है, और जब हटा देता है तो कोरल कार्बोनेट का बना होता है जो सफ़ेद होता है। इस वजह से ये सफ़ेद दिखने लगता है, इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार नदमुख जलीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की अद्भुत विशेषता है। इसमें से हमें देखना कि कौन सा कथन सत्य है। ज्वार नदमुख पोषक पदार्थों का संग्रहण और पुनर्चक्रण करते हैं और तटीय क्षेत्र तथा जलीय पर्यावरण के बीच बफर का काम करते हैं। किसका? बफर का काम करते हैं। सही है। दूसरा कह रहा है, ज्वार नदमुख विविध वनस्पतियों जैसे कि मैंग्रोव, लवण युक्त दलदल, समुद्री घास आदि विविध आवासों के अस्तित्व के लिए सहायक है। ये भी सही है। फिर कह रहा है, ज्वार नदमुख में लहरों की गति अधिक होती है और तलछट से मुक्त होते हैं। ये गलत है। यहाँ लहरों की गति अधिक नहीं होती, कम होती है, और यहाँ तलछट होता है। ज्वार नदमुख में लहरों की गति कम होती है और यहाँ तलछट को रोक लेते हैं और कुछ प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। सही है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाई जाती हैं, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य। ये भी सही है। और संसार के कुल प्रवाल भित्तियों में से 2% क्षेत्र भारत में है। ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में स्थित, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। केल्प फॉरेस्ट के संदर्भ में बात करें, ये संपूर्ण विश्व के महासागरों के छिछले और खुले तटीय जल में पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका विकास उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ का तापमान 20 डिग्री से कम रहता है। ये सही है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त दोनों में फैले हुए हैं। ये भी सही है। आंसर बी हो जाएगा। केल्प फॉरेस्ट बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक, सुंदर और प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, और ये विश्व में शीत और शीतोष्ण महासागरों के छिछले और तटीय जल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन केवल वहीं तक सीमित है जहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, अतः ये आर्कटिक और आर्कटिक वृत्तों पर फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण, जब हम प्रवाल भित्तियों के संरक्षण करते हैं तो इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। पहला, इनके संरक्षण से अनेक सागरीय जीव जंतु आश्रय प्रदान करते हैं और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। सही है। अगला, ये प्रवाल भित्तियाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये भी सही है। और तट के समानांतर या निकट इन प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति से तट की शक्तिशाली लहरों और तूफानों से रक्षा होती है। ये भी सही है। प्रवाल भित्तियों का विश्व की सागरीय और जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतु आश्रय पाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं।
इन प्रवाल भित्तियों में उच्च बायोमास उत्पादकता होता है। ये प्रवाल भित्तियाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होते हैं और तट के समानांतर या निकट इन प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति तट की शक्तिशाली लहरों और तूफानों से रक्षा भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है कोरिंगा मैंग्रोव और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में। कोरिंगा मैंग्रोव ओडिशा में पाया जाता है और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य पर गोदावरी मैंग्रोव का भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव पाया जाता है। पहला तो कह रहा है कि ओडिशा में पाया जाता है, ये गलत है। दूसरा, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य गोदावरी मैंग्रोव को भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव माना जाता है, ये भी गलत है। इस अभयारण्य में एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च तक ऑलिव रिले कछुए भी पाए जाते हैं। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। आंसर ए होगा। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ना कि उड़ीसा में। और एक गोदावरी मैंग्रोव का भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। ठीक है, इसकी विशेषता जानते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने पर दोआब में स्थित है। और मैंग्रोव को पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कई लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। इन प्रजातियों में मछली पकड़ने वाली बिल्ली हो गई, ऊदबिला हो गया, सियार हो गया, समुद्री कछुए, समुद्री गुल, पेलिकन, सारस, बगुला, घोंगा राजहंस इत्यादि पाए जाते हैं। होप द्वीप मैंग्रोव वनों से के साथ समुद्र के बीच एक प्राकृतिक रूप से बना रेतीला मैदान भी है। जैव विविधता का पर्याय है और यह अभयारण्य के दायरे में आता है। अभयारण्य में एक ऐसा स्थान है जहां हर साल जनवरी से मार्च तक ऑलिव रिले कछुए आकर अपना घोंसला बनाते हैं। फाइट्रॉन्स एक सुविधा है, ऐसी सुविधा जिसमें नियंत्रित कंट्रोल इकोसिस्टम में पौधों को उगाया जाता है। ई-फ्लो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन्वायरमेंट फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न नदियों व न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पहला सही हो जाएगा। विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर ई-फ्लो के जरिए निर्धारित किया जाता है। यह शुद्ध जल और नदमुख पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल के प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता का वर्णन करता है। मोज़ेक एक अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बारे में बात करता है। यह अंटार्कटिका में जलवायु का अध्ययन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अभियान है। दूसरा, यह मध्य आर्कटिक व वर्ष भर चलने वाले पहला अभियान है। तो यह अंटार्कटिका में नहीं है, आर्कटिक में एक अनुसंधान चल रहा है। आंसर 2 सही हो जाएगा। मोज़ेक का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अभियान है। इसमें आर्कटिक के वातावरण, समुद्री बर्फ, महासागर और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन भी शामिल है। मोज़ेक केंद्रीय आर्कटिक में वर्ष भर आर्कटिक जलवायु प्रणाली की खोज करने वाला प्रथम अभियान है। मोज़ेक अनुसंधान के वर्ष भर के संचालन के दौरान आइस ब्रेकर आरबी, इसमें जो एक आइस ब्रेकर जहाज है, ये जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था और यह इस रिसर्च में अहम भूमिका निभा। मोज़ेक के परिणाम आर्कटिक जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ के ह्रास के क्षेत्रीय व वैश्विक परिणामों की समझ बढ़ाने के लिए और मौसम तथा जलवायु पूर्व अनुमान को बेहतर बनाने के लिए योगदान करेंगे। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति के अधीन प्रमुख ध्रुवीय अनुसंधान संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा डिजाइन किया। आर्द्र भूमि पारितंत्र के संदर्भ में बात करें तो आर्द्र भूमि पारितंत्र एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।
और आर्द्र भूमि तटीय स्थिरीकरण, भूजल रिसाइकिल तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। दोनों सही है। आर्द्र भूमियाँ नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं जो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन एक ऐसा तब है जो उसमें अत्यंत मात्रा में पोषक तत्वों का अंतर्प्रवाह कर रहा है। यदि जब इनमें सुपोषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन कुल मिलाकर सभी आर्द्र भूमियाँ कार्बन सिंक होती हैं। आर्द्र भूमि तटरेखीय स्थिरीकरण, भूजल पुनर्भरण तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो आज से ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट।